हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल गर्मी लाइफ साइंस एकेडमी। आपका हमारे चैनल गर्मी लाइफ साइंस एकेडमी पे स्वागत है। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम प्रैक्टिस करेंगे। तो ये जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो किसके होंगे? गेट के, आईआईटी जैम के हो सकते हैं और डीबीटी जेआरएफ। तो जो ये आपका ओवरऑल अभी प्रैक्टिस सेशन होगा वो आपके गेट जो बीटी और एक्सेल होगा उसके लिए इम्पोर्टेंट है। आईआईटी जैम जो होगा आपका बायोटेक्नोलॉजी उसके लिए इम्पोर्टेंट है, और डीबीटी जो होने वाला है आपका मार्च अप्रैल में, डीबीटी बायोटेक्नोलॉजी का, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो आज हम इस जो प्रैक्टिस सेशन होगा उसमें हम जो रिसेंट क्वेश्चंस आए हुए हैं गेट में, आईआईटी जैम में और डीबीटी में, उसके बारे में हम बात करेंगे और उसका सोल्यूशन भी देखेंगे डिटेल में कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, कैसे आप अपना ट्रिक को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए विदाउट डिले हम देखते हैं कि जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको हम सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है जो हम बात करेंगे वो क्या है? द बीटी टॉक्सिन जीन फ्रॉम बैसिलस thuringiensis इज यूज्ड टू जनरेट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इज। तो क्या है इसमें, क्या बात कर रहे हैं? जो बीटी टॉक्सिन जीन है हमारा, जो बैसिलस thuringiensis से आइसोलेट किया गया है, उसको यूज करते हैं जनरेट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो वो क्रॉप्स का नाम क्या है, इसमें ये पूछ रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन जो दिया हुआ है, पहला है क्राई, दूसरा है क्रो, जो थर्ड है सीडीसी, और जो है फोर वो सीआरई। तो इसमें 4 प्रोटीन का नाम दे रखा है और आपसे पूछा है कि जो बीटी टॉक्सिन से बैसिलस thuringiensis से वो यूज हुआ है जनरेट करने के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, वो कौन सा है। तो अगर आपको पता हो जो हमारा ये बीटी टॉक्सिन्स जीन्स जो बैसिलस thuringiensis से लिया गया है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाने के लिए, वो जीन है क्राई, CRY जीन। तो आपका जो ऑप्शन पहला है वो सही हो जाता है, CRY जीन। तो अभी हम इसके बारे में देख लेते हैं। तो जो आपका आंसर 1 है वो आपका सही हो जाता है, CRY। और इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? जो बीटी कॉटन जो है हमारा, वो बीटी कॉटन इज अ जेनेटिक मॉडिफाइड पेस्ट रेजिस्टेंस कॉटन प्लांट विद ट्रांसजेनिक क्राई एक्सप्रेसिंग एंड इंसेक्टिसाइड टू कॉम्बैट द वॉल वॉर्म। तो क्या है कि जो हमारा बीटी कॉटन बनाया गया था, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है, पेस्ट रेजिस्टेंस कॉटन प्लांट था विथ ट्रांसजीन क्राई। जो ट्रांसजीन इंट्रोड्यूस किया गया था वो क्या था? क्राई, जो क्या एक्सप्रेस करता है? एंड इंसेक्टिसाइड है, वो इंसेक्टिसाइड्स को एक्सप्रेस करता है टू कॉम्बैट द वॉलवॉर्म। जो वॉलवॉर्म अटैक करते थे कॉटन्स को, उसके अगेंस्ट कॉम्बैट करने के लिए हमारा जेनेटिकली मॉडिफाइड बनाया गया था बीटी कॉटन। तो जो बीटी कॉटन है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड पेस्ट रेजिस्टेंस कॉटन प्लांट था, जिसमें जो हमारा क्राई ट्रांसजीन था उसको एक्सप्रेस किया गया था। और वो क्राई जीन जो है वो इंसेक्टिसाइड है, वो हमारे जो इंसेक्ट्स होते हैं उसको किल करता है, जैसे कि वॉलवॉर्म। बीटी कॉटन इज अ ट्रांसजेनिक प्लांट मॉडिफाइड बाय एडिशन ऑफ ट्रांसजीन दैट इज एनकोडिंग बीटी टॉक्सिन्स। जो हमारा ट्रांसजीन था वो क्या एनकोड करेगा? बीटी टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करेगा। बीटी टॉक्सिन इज इनकोडेड बाय क्राइजीन। जो हमारा बीटी टॉक्सिन्स होता है वो इनकोड किया जाता है क्राइजीन से। जो क्राइजीन है वो ऑब्टेन फ्रॉम बैसिलस thuringiensis। तो आपको याद रखना है कि जो बीटी टॉक्सिन्स है वो इनकोड होता है क्राइजीन से, और जो क्राइजीन आइसोलेट किया गया है वो बैसिलस thuringiensis से आइसोलेट किया गया है। जो हमारा बैसिलस thuringiensis है वो ग्राम पॉजिटिव स्पॉर फॉर्मिंग सॉइल बैक्टीरियम है। क्या है ये बैसिलस thuringiensis? इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो बैसिलस thuringiensis है वो ग्राम पॉजिटिव स्पोर फॉर्मिंग सॉइल बैक्टीरिया है, जिसके पास इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज पाया जाता है अगेंस्ट लेपिडोप्टेरा, कोलेप्टेरा, डायप्टेरा एंड निमेटोड्स। तो कि इसके पास इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी किसके अगेंस्ट पाई जाती है? जितने वॉलवॉर्म है, लाइक लेपिडोप्टेरा, कोलेप्टेरा, डायप्टेरा एंड निमेटोड्स। तो इसके पास इतनी सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। Thus, it is a beneficial gene for crops like cotton to prevent damage by insect population like caterpillars, beetles and flies in order to enhance yield product। तो ये जो जीन्स है क्राइजीन, ये ट्रांसजेनिक जो प्लांट बना है, वो बेनिफिशियल जीन्स है किसके लिए? क्रॉप सच एज कॉटन, क्योंकि कॉटन्स में बहुत सारे डैमेज होते हैं जो इंसेक्ट डैमेज कर देते हैं कॉटन्स को, जैसे कि कैटरपिलर, बीटल्स एंड फ्लाइज। तो इनको मारने के लिए, इनसे बचाने के लिए ये बनाया गया है, और इससे हमारा जो प्रोडक्ट की यील्ड है वो इन्हांस हो जाएगी। Thus, crygene from Bacterium Bacillus thuringiensis is used to produce BT cotton। तो जो आपका कंक्लूजन हुआ कि जो क्राइजीन था कहाँ से आइसोलेट किया गया? बैक्टीरियम बैसिलस thuringiensis से, और उसको यूज किया गया बीटी कॉटन, ट्रांसजेनिक बीटी कॉटन प्रोड्यूस करने के लिए। तो आपका जो आंसर वो सही हो जाता है, वो आपका 1 हो जाता है क्राइजीन।
नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पॉसिबल रूटेड ट्रीज इन ऑफ फाइलोजेनी ऑफ 3 स्पीसीज इज। तो इसमें पूछ रहे हैं कि नंबर ऑफ रूटेड ट्री इन ऑफ फाइलोजेनी ऑफ 3 स्पीसीज में क्या होगा, कि आपका अगर जो फाइलोजेनी है 3 स्पीसीज की, तो उसमें कितने रूटेड ट्री होंगे। तो आपको जैसे कि पता होगा फाइलोजेनी जो होता है वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बताने के लिए स्पीसीज के बीच में ड्रॉ किया जाता है। तो इसमें पूछ रहे हैं कि कितने पॉसिबल रूटेड ट्रीज होंगे 3 स्पीसीज के फाइलोजेनी में। तो इसमें ऑप्शन जो दे रखा है 0.25, सेकेंड ऑप्शन 1.5, थर्ड ऑप्शन 2.5 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 3। तो आइए इसके बारे में हम देखते हैं, एक फार्मूला है उससे हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो आपका जो ये इसका आंसर हो जाता है वो 3 होगा, मीन्स जो आपका 4 ऑप्शन है वो सही हो जाता है। कैसे, तो हम देखते हैं एक्सप्लेनेशन। तो देयर कैन बी टोटल ऑफ 3 रूटेड ट्री इन फाइलोजेनी ऑफ 3 स्पीसीज। तो इसका क्या होगा कि 3 रूटेड ट्रीज हो सकते हैं फाइलोजेनी ऑफ 3 स्पीसीज में। कैसे, तो जो हमारा फॉर्मूला है कैलकुलेशन का रूटेड ट्रीज का, तो ये हमारा एनआर उसको बोलते हैं, नंबर ऑफ रूटेड ट्रीज कितने होंगे इस पर्टिकुलर फाइलोजेनी में। तो हमारा एनआर इज इक्वल टू 2n-3 का होल ब्रैकेट में हमारा जो होगा वो हम निकालेंगे माइनस, फिर हमारा हो जाएगा डिवाइड बाई 2। पहले हमारा क्या होगा 2n-3 का होल का फैक्टोरियल निकालेंगे, डिवाइड बाई 2n-2। फिर उसके बाद क्या होगा इन ब्रैकेट n-2 का फैक्टोरियल। तो पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा ये फॉर्मूला हो जाता है एनआर इक्वल टू 2n-3 का होल फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2n-2, फिर n-2 का होल फैक्टोरियल हम निकालेंगे। तो उसमें हम पता कर सकते हैं कि हमारे 3 स्पीसीज के फाइलोजेनी में कितने नंबर ऑफ रूटेड ट्री होंगे। तो जो n यहाँ पे है नंबर ऑफ टैक्सा, मीन्स नंबर ऑफ जो टैक्सा होते हैं A B C D, तो उसको यहाँ पे हम जैसे हमारा पूछा है कि फाइलोजेनी ऑफ 3 स्पीसीज, तो n के जगह पे हम 3 पुट करेंगे। ये हमारा जो फॉर्मूला है 2 - n, तो जहाँ जहाँ पे n है उस पर हम 3 पुट कर देंगे। तो 10 इन फाइलोजेनी ऑफ 3 स्पीसीज द नंबर ऑफ रूटेड ट्रीज इज गिवन बाई, ऐसे कर सकते हैं nr इक्वल टू 2 × 3 - 3 होल फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2, फिर यहाँ n के जगह पे 3 कर देंगे, 3 - 2, फिर यहाँ पे n 3 - 2 का होल फैक्टोरियल। तो हमारा जब इसको माइनस करेंगे और डिवाइड करेंगे फैक्टोरियल लेकर के, तो हमारा ये जो आ जाएगा वो 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। तो जो हमारा 3 फैक्टोरियल, जब 3 फैक्टोरियल निकालेंगे 3 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 और बचेगा 3 ओवरऑल। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। तो जो आपका फॉर्मूला था रूटेड ट्री कैलकुलेट करने के लिए एनआर इक्वल टू 2n-3 का होल फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2n-2 इन ब्रैकेट n-2 का होल फैक्टोरियल। तो ये आपको फॉर्मूला याद कर लेना है, किसके लिए, रूटेड ट्री के लिए। आपको रूटेड ट्री और अनरूटेड ट्री गेट में हमेशा पूछा जाता है कि कभी रूटेड ट्री आपको कैलकुलेट करने के लिए दे देगा, कभी अनरूटेड ट्री ऑफ डिफरेंट स्पीसीज का पूछ लेगा। तो ये हो गया आपका रूटेड ट्री का, और आपका जो आंसर होगा वो 3 आपका आएगा। तो टोटल जो फाइलोजेनी ऑफ 3 स्पीसीज में 3 रूटेड ट्री होंगे। अब नेक्स्ट जो है हम एक फॉर्मूला और देख लेते हैं कि फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ अनरूटेड ट्री। अगर आपको अनरूटेड पूछ लेगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। तो इसमें क्या होता है एनयू, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एनयू से, मींस नंबर ऑफ अनरूटेड ट्री इक्वल टू 2 - n, जो एनयू इक्वल टू 2n-5 का होल फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2n-3 n-3 का होल फैक्टोरियल। तो आपका इसमें क्या होगा, इसमें 5 हो जाएगा यहाँ पे 2n-5 होल फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2n-3 इन ब्रैकेट n-3 का होल का फैक्टोरियल निकाल लेंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर फाइलोजेनी में कितने अनरूटेड ट्री हुए हैं। तो जो यहाँ पे n हो जाएगा वो आपका नंबर ऑफ टैक्सा, दोनों में सेम होगा। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका रूटेड ट्री का, और ये हो गया अनरूटेड ट्री का। तो जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारा रूटेड ट्री है ABCD। तो रूटेड ट्री है ABCD रिप्रेजेंट द डिफरेंट स्पीसीज। ए अलग स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, बी अलग को, सी और डी अलग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं पर्टिकुलर रूट पता कर, मतलब नोड्स, और हमारे ये रूटेड ट्री के रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जो सेकंड हमारा ट्रीज है, इसमें आप देख सकते हैं कोई भी नोड नहीं है, लाइक कहाँ से ब्रांचिंग हुई है, कहाँ से आपको कुछ पता नहीं चल रहा है टाइम स्केल। तो ये हमारा है अनरूटेड ट्री, और ये भी 4 डिफरेंट स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आई होप ये जो आपका सॉल्यूशन है आपको समझ में आया होगा, और ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं, आप इसको अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन द करेक्टनेस और अदरवाइज ऑफ द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजन। तो ये क्वेश्चंस भी बहुत सारे पूछे जाते हैं, आपको असर्शन एंड रीजन बताना होता है पर्टिकुलर
जो आपको पॉइंट दिए जाते हैं। तो पहला जो असर्शन इसमें दिया गया है, असर्शन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और रीजन को आर से। तो असर्शन जो है पूछा गया है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स आर सुटेबल फॉर डेवलपिंग नॉकआउट माउस। इसमें क्या बोला है, जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होती हैं ईएससी सेल्स, वो सुटेबल होती हैं क्या करने के लिए, नॉकआउट माउस डेवलप करने के लिए। और उसका रीजन दिया गया है कि होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन इज मोर फ्रीक्वेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल दैन दैट इन सोमैटिक सेल्स। तो इसका रीजन ये इसमें बता रहा है कि जो होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन होता है वो मोर फ्रीक्वेंट होता है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में, इसीलिए नॉकआउट माइस बनाए जाते हैं थ्रू एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स एज कम्पेयर टू सोमैटिक सेल्स। तो इसमें दिया गया है ऑप्शन 1 बोथ ए एंड आर लाइक रीजन एंड असर्शन आर फॉल्स। सेकेंड ऑप्शन क्या है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट रीजन फॉर ए, मीन्स जो ये आपका रीजन दिया गया है वो करेक्ट रीजन है फॉर असर्शन का। और थर्ड ऑप्शन है कि बोथ ए एंड आर ट्रू बट और इज नॉट द करेक्ट रीजन फॉर ए। और जो लास्ट ऑप्शन है वो ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो अगर आपको पता होगा जो आपकी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होती हैं वो सुटेबल होती हैं नॉकआउट बनाने के लिए, तो आपका पहला ए जो है असर्शन वो सही हो जाता है। ये आपको नॉलेज से पता चलेगा, आपको पढ़ना होगा। जो सेकंड है होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन इज मोर फ्रीक्वेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स देन दैट इन सोमैटिक सेल्स। तो आपका ये भी सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होती हैं उसमें बहुत जल्दी होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन होता है और डिवीजन होता है, जबकि सोमैटिक सेल्स में जो हमारा होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन और ये सब होता है वो बहुत ही स्लो होता है। तो आपको जो आपका असर्शन और रीजन वो सही हो जाता है। और इसका जो सही रीजन है वो आपका जो सही आंसर है वो सेकंड है, मींस बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट फॉर ए, मींस जो आपका आर है वो करेक्ट रीजन फॉर ए है। तो आपका जो आंसर सही हो जाता है वो आपका सेकंड होगा। आइए इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो जैसे कि एक्सप्लेनेशन दिया गया है, होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन टेक्निक आर यूज्ड टू क्रिएट ट्रांसजेनिक नॉकआउट माइस is based on principle of replacement of functional alleles of the target gene with its mutant allele by the process of homologous recombination। इसमें क्या बोला गया है कि जो homologous recombination टेक्निक होती है उसको हम यूज़ करते हैं ट्रांसजेनिक माइस बनाने के लिए। क्या? उसमें अगर कोई भी जीन खराब हो गया है एलील्स, उसको हम रिप्लेस करेंगे विद अनदर जीन, हमारा जो टारगेट जीन होगा उससे हम रिप्लेस करेंगे, जो खराब जीन्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं म्यूटेंट एलील्स बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोसेस ऑफ होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन। तो होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, टारगेट जीन को रिप्लेस करते हैं, टारगेट जीन को इंट्रोड्यूस करके जो खराब जीन है उसको हटाते हैं। फॉर क्रिएटिंग नॉकआउट माइस द एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स आइसोलेटेड फ्रॉम इनर सेल मास। तो जो हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होती हैं वो इनर सेल मास जो उसको बोलते हैं आईसीएम और ब्लास्टोसिस्ट से निकाली जाती हैं। द प्लाज्मिड कैरिंग ट्रांसजेनिक कॉन्स्ट्रक्ट रिक्वायर्ड फॉर रिप्लेसमेंट इज माइक्रो इंजेक्टेड इनटू इन ईएससी जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होती हैं। तो हम क्या करते हैं, प्लाज्मिड्स में जीन को हम जो हमारा टारगेट जीन है उसको हम फिट कर देते हैं, उसका कॉन्स्ट्रक्ट बनाते हैं जिसे हमें रिप्लेस करना है खराब जीन को, और हम उसको माइक्रो इंजेक्ट करते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में यूजिंग माइक्रो इंजेक्शन। तो जो प्लाज्मिड में है उसमें हमारा जीन टारगेट जीन है, उसको हम इंजेक्ट करेंगे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में, वो जा करके होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन करता है, जो हमारा जीन है जो खराब हो चुका है उसको रिप्लेस करके ये वहाँ पे सेट हो जाता है। इसको बोलते हैं होमोलॉगस रिकॉम्बिनेशन। द सेल्स आर देन कल्चर्ड एंड रिकॉम्बिनेंट क्लोन आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ सेलेक्टेबल मार्कर इंसर्टेड अलोंग विथ इन ट्रांसजेनिक कॉन्स्ट्रक्ट। तो क्या करते हैं, देन हम उसके बाद सेल को कल्चर करते हैं, रिकॉम्बिनेंट क्लोन को सेलेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन सेलेक्टेबल मार्कर्स, और उसको हम ट्रांसजीन कंस्ट्रक्ट को इंसर्ट करते हैं। हेंस स्टेटमेंट ऑफ असर्शन ए इज करेक्ट। तो जो ए करेक्ट हो जाता था आपका असर्शन सेकंड। As compared to somatic cells, embryonic stem cells show better transfection efficiency as well as pluripotent nature facilitate regeneration of transgenic mice. Thus, region is correct and correct region for A. Thus, option B is correct. जो आपका second option है वो आपका सही हो जाता है कि both A and R are true and R is the correct region for A. Next question हमारा जो है which of the following statement about immune response are correct? जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है बॉडी में, जब इम्यूनोलॉजी आप पढ़ेंगे तो उसमें आता है, ये इम्यूनोलॉजी का पार्ट है। ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहला जो ऑप्शन दे रखा है, टी सेल्स आर एक्टिवेटेड बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। क्या बोल रखा है, टी सेल्स जो होती हैं एक्टिवेट होती हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स से। सेकंड ऑप्शन में पूछा है फॉरेन पेप्टाइड्स आर नॉट प्रेजेंट टू हेल्पर टी सेल्स बाय क्लास सेकंड एमएससी प्रोटीन। आर जो है वो दिया है डेंड्राइटिक सेल्स आर रिफर्ड टू एज प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। तो अगर आपको पता होगा जो हमारी टी सेल्स होती हैं वो एक्टिवेट होती है किससे, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जिसको बोलते हैं एपीसीज। तो आपका पी सही हो जाता है। अब पी किस ऑप्शन में है,
आपके ए मतलब 1, 2 और 3 में है, तो आपका जो 1, 2 और 4, तो आपका जो 3 ऑप्शन है वो आप हटा सकते हैं पहले से ही। मीन्स आपने एक ऑप्शन पढ़ा, आपको अगर पता है तो आप उससे ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, तो आपका थर्ड ऑप्शन हट गया। अब क्या कह रहा है, फॉरेन पेप्टाइड्स आर नॉट प्रेजेंट टू हेल्पर टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स बाई क्लास सेकंड एमएससी। तो फॉरेन जो पेप्टाइड्स होते हैं वो क्लास सेकंड एमएससी से प्रेजेंट नहीं किए जाते हैं, तो ये आपका जो क्यू ऑप्शन है वो गलत है। तो क्यू किस में है, आपका सेकंड एंड थर्ड में और फोर्थ में भी, तो आप दो ही ऑप्शन से सारे को हटा सकते हैं और बचा आपका ऑप्शन फर्स्ट जो सही हो जाता है। तो इसको बोलते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड। अगर आपको एक दो सही है, एक दो पता है, तो आप उससे ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप अपने करेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो जो लास्ट ऑप्शन है वो सही हो जाता है, जैसे कि डेंड्राइटिक सेल्स जो है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स मानी जाती हैं, ये प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं। तो आपका जो आंसर होता है वो सही हो जाता है 1, पी एंड आर आर जो आपका है वो सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जिसको बोलते हैं एपीसी आर सेल्स व्हिच प्रोसेस द एक्सोजेनस एंटीजन, जो बाहरी एंटीजन होती है उसको प्रोसेस करते हैं, एंड डिस्प्ले द प्रोसेस्ड फॉरेन एंटीजन पेप्टाइड ऑन सेल्फ एमएससी मॉलिक्यूल्स, और उसको प्रोसेस करके डिस्प्ले करती हैं फॉरेन एंटीजन पेप्टाइड को, जो उनका खुद का एमएससी मॉलिक्यूल होता है सेकंड, उस पर डिस्प्ले करती हैं। द सेकंड एमएससी मॉलिक्यूल उसके बाद क्या करता है, एंटीजन फ्रेगमेंट जो होते हैं उसको रिकॉग्नाइज करता है बाय द हेल्पर टी सेल्स population which act as a stimulatory signal and result in activation of TS cells। तो क्या होगा, पहले जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं जो फॉरेन पेप्टाइड होता है उसको डिस्प्ले करेंगी, प्रोसेस करेंगी, एमएससी मॉलिक्यूल को शो करेंगी, फिर एमएससी मॉलिक्यूल जो होता है वो क्या करता है, उसको रिकॉग्नाइज करेगा बाय द यूज ऑफ हेल्पर टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स के थ्रू उसको रिकॉग्नाइज करेगा, स्टिमुलेटरी सिग्नल जाएगा और उसके बाद टी सेल्स जो है टीएस सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं। Hence the activation require another signal like B7 and CD28 signal which act as a co-stimulatory signal for TH cell activation. Hence the statement P is correct but Q is not correct। तो आपका जो co-stimulatory signal चाहिए TH cells को एक्टिवेशन के लिए वो B7 और CD28 सिग्नल रिक्वायर होता है। तो आपका मीन्स एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स रिक्वायर होती हैं TH cells को एक्टिवेट करने के लिए। अब सेकेंड जो है वो प्रोफेशनल एपीसीज, those which express MSC second on their membrane surface and hence act as a potent activator for TH cells। तो प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स वो होती हैं जो क्लास सेकंड एमएससी को अपने मेम्ब्रेन के सरफेस पे एक्सप्रेस करेंगी और वो एक्टिवेट करेंगी टीएच सेल्स को। तो ये हो गई एंटीजन जो है प्रेजेंटिंग सेल्स, कौन सी, प्रोफेशनल। दीज इंक्लूड बी सेल्स, डेंड्राइटिक सेल्स एंड माइक्रोफाज। तो जो तीन होती हैं बी सेल्स, डेंड्राइटिक सेल्स और मैक्रोफाज होती हैं वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स मानी जाती हैं। इनके सरफेस पे एमएससी क्लास सेकंड शो होता है, एक्सप्रेस करती हैं और टीएस सेल्स को एक्टिवेट करती हैं। जो नॉन प्रोफेशनल सेल्स होती हैं उनके ऊपर जो है एमएससी 1 एक्सप्रेस करता है, उसमें कौन कौन सी सेल्स आती हैं, ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स इन बॉडी, बॉडी में जितनी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है वो सारी नॉन प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, वो एमएससी 1 को रिप्रेजेंट करती हैं अपने सरफेस पे। तो आपको याद रखना है जो प्रोफेशनल एपीसीज हैं वो क्लास सेकंड एमएससी को शो करेंगी और टीएच सेल्स को एक्टिवेट करेंगी, और जो नॉन प्रोफेशनल हैं वो ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स होती हैं, एमएससी 1 उनके सरफेस पे होगा, वो हमारी जो है टीसी सेल्स को एक्टिवेट करेंगी। तो आपको क्लियर हो गया, जो प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं वो उनके ऊपर सेकंड एमएससी सेकंड होगा और वो टीएस सेल्स को एक्टिवेट करेंगी, और उसका एग्जांपल है बी सेल्स, डेंड्राइटिक सेल्स एंड माइक्रोफाज। और जो नॉन प्रोफेशनल हैं वो सारी न्यूक्लिएटेड सेल्स होंगी, अपनी बॉडी में पाई जाती हैं, उनके ऊपर एमएससी 1 शो होगा और वो एंटीजन को प्रोसेस करेंगी, एक्टिवेट करेंगी, किसको, टीसी सेल्स को, जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं उसको एक्टिवेट करेंगी। हेंस स्टेटमेंट आर इज आल्सो करेक्ट। तो जो आपका सही रीजन हो जाता है वो आपका होता है कि टी सेल्स आर एक्टिवेटेड बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ये सही हो गया, और डेंड्राइटिक सेल्स आर रिफर्ड एज एंटीजन जो है प्रेजेंटिंग सेल्स, तो ये आपका सही हो जाता है। आपका जो ऑप्शन है 1 है वो सही हो जाता है। तो आई होप जो आपका ये सेशन रहा, जो हमने 4-5 क्वेश्चन सॉल्व किए और उसका हमने बेसिक्स देखा कि आप कैसे ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी वीडियो और फर्दर पाने के लिए, अभी से हम बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे, तो ऐसी बहुत सारी वीडियो पाने के लिए आप गरिमा लाइफ साइंस पे बने रहें और सारी वीडियोस को आप देखें प्लेलिस्ट में जा करके, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और हम ऐसे ही सेशन लाते रहेंगे, आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, और उस प्रैक्टिस से क्या होगा कि जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी आपका प्रिपेयर हो जाएगा, और इंपॉर्टेंट जो PYQs हैं और उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं कि आपको कैसे पता चल जाएगा कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे आपके अपकमिंग गेट, DBT और IIT-JEE एग्जाम के लिए। तो ऐसे ही बहुत सारी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और शेयर एंड सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ भी। थैंक यू गाइज।